तो लास्ट सेशन में हम देख रहे थे किस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है हमारी वो पास होती है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी फाइल। तो यदि बाय डिफॉल्टली जो है स्प्रिंग बूट हमारे लिए क्या है कि ये स्प्रिंग बूट का जो है ये यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी या एप्लीकेशन YAML फाइल हमको देता है यहाँ पर ये। तो इसको हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर वैल्यू एनोटेशन। वैल्यू एनोटेशन से हम लोग यहाँ से प्रॉपर्टी फाइल के डेटा को डायरेक्टली क्या है यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और यदि हमें कुछ एडिशनली यहाँ पर यदि कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड करना हो यहाँ पर तो इसके थ्रू भी हम यहाँ पर क्या है कि अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी तो हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी सोर्सेस लगाने पड़ेंगे और यहाँ पर हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल को यहाँ पर उसके सॉरी यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये रीड कर लेंगे यहाँ पर ये। अब इसके अलावा भी एक और अप्रोच है। एक यहाँ पर क्या होता है कि एनवायरनमेंट का एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास में। तो उस पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी फाइल को रीड कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो एक हमें क्या है कि यहाँ पर है कि एनवायरनमेंट का ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके अंदर की सारी हमारे पास में जो है वो प्रॉपर्टी फाइल की वैल्यू को हम यहाँ पर रीड कर सकते हैं। एनवायरनमेंट सॉरी एनवायरनमेंट डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है जिसके पास में सारी प्रॉपर्टी फाइल जो है उसकी वैल्यू रहती है इसमें। तो इसको हम यदि ऑटो वायर करें और हमें यहाँ पर जो है वो रीड करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल से। तो यहाँ पर हमें क्या करना करना पड़ेगी, गेट प्रॉपर्टी करेंगे यहाँ पर ये। तो जो भी हमारे पास में हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो डायरेक्ट डाल देंगे यहाँ पर तो भी हमें जो है वो यहाँ से ये एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट से मिल सकती है ये पासवर्ड प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पर ये एनवायरनमेंट का यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे भी हम लोग डायरेक्टली जो है वो रीड कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो वैल्यू एनोटेशन से कर सकते हैं, एनवायरनमेंट से कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है फिर पूरी की पूरी यहाँ पर ये हमें यहाँ पर ये प्रॉपर्टी डालना पड़ेगी यहाँ पर ये डायरेक्ट हमें यदि एक्सेस करना है तो ये यदि हम हमारा खुद कस्टम क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर।
कुछ भी हम यहाँ पर कस्टम हमारा यहाँ पर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो एन तो जो भी प्रॉपर्टी फाइल में डालोगे डायरेक्टली भी रीड कर सकते हो। यदि हमें ये वैल्यू एनोटेशन से नहीं करना है तो यहाँ पर फिर क्या है कि पूरी प्रॉपर्टी डालना पड़ेगी, या तो फिर ऑब्जेक्ट में मैप कर लो वैल्यू एनोटेशन के थ्रू वैसा रीड करो। तो ऑब्जेक्ट में मैप करना ज़्यादा हमारे लिए क्या रहता है, कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि क्या हमें चाहिए ये प्रॉपर्टी फाइल से यहाँ पर ही। तो इंडस्ट्री लेवल पे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी फाइल राइट करना पड़ती है अकॉर्डिंग टू अवर एनवायरनमेंट, एंड हमें उसको रीड करना पड़ सकता है एप्लीकेशन के लेवल पे यहाँ पर ये। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में क्या होगा, ये प्रॉपर्टी का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है ये। अब यदि हमारे पास में ये क्या है कि यदि मल्टीपल वैल्यूज है, मल्टीपल वैल्यूज भी रहती है हमारे पास में ही। तो मल्टीपल वैल्यूज में हमारे पास में यदि कुछ लिस्ट टाइप का हमारे पास में डेटा है जहाँ पर मल्टीपल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू नहीं मल्टीपल वैल्यू है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं ये। कस्टम एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, तो कुछ तो हमें रिक्वायर्ड रहेगी हमारे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कुछ जो रहेगी वो हम हमारे अकॉर्डिंगली भी कुछ हमें कंडीशन देना है। तो हमें कस्टम प्रॉपर्टी खुद के लिए क्रिएट करना पड़ेगी यहाँ पर ही। तो माय कस्टम प्रॉपर्टी माय कस्ट यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना है कि हमें लिस्ट चाहिए बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, हम कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमें पूरा की पूरा जो लिस्ट है यहाँ पर वैल्यू में हम उसको रीड कर सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा कि हमारा जो पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट का जो लिस्ट है वो इस पर्टिकुलरली वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये मैप हो जाएगा। एनवायरनमेंट लिस्ट पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैप हो जाएगा ये। कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे शॉर्टकट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास में जो भी पैकेज है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि इसको रीड करना है डॉ पे, हमें मान लो ये प्रॉपर्टी चाहिए तो उसको हम लोग रीड करते हैं यहाँ पर ये। डेटाबेस कॉन्फ़िग, और हमको क्या यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है ये गेट एनवायरमेंट लिस्ट। गेट एनवायरमेंट लिस्ट हमारे पास में क्या है यहाँ पर ये अवेलेबल है ये। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी फाइल को रीड कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो ये सब रेडीमेडेड हमारे पास में अवेलेबल है। जस्ट हमें क्या करना है, उसको ये यूज़ करना है।
वैल्यू एनोटेशन के थ्रू हम लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टी फाइल को ऑब्जेक्ट में हम लोग मैप कर सकते हैं। तो सब स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने हमें सब रेडीमेड दिया है, जस्ट हमें यूज़ करना है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करते हैं तो फिर ये सब प्रॉपर्टी फाइल जो है वो हमको क्या करना पड़ती है कि यहाँ से वो पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी फाइल जो है वो हमको फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू लोड करवाना पड़ता है। तो जैसा हमारे पास में ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर जो रिटर्न है ये, तो हमारे पास में क्या है कि ये एक और तरीका है हमारे पास में इसको राइट करने का, यामल, अनादर मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक तरीके का प्रॉपर्टी फाइल को यहाँ पर क्या है कि राइट करने का एक तरीका है यहाँ पर ये। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं यामल में। तो प्रॉपर्टी टू यामल। हमें ये प्रॉपर्टी है, हमको उसको यामल में कन्वर्ट करना है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर ये। तो हमें यामल फाइल के अंदर यहाँ पर जो हमारी वाईएमएल फाइल है ये, अनादर मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये प्रॉपर्टी को हम ऐसा भी दे सकते हैं। अब इसमें एडवांटेज हमें ये मिल रहा है ये कि कुछ चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर जो है ये प्रॉपर्टी फाइल के अंदर, तो यहाँ पर देखोगे कि स्प्रिंग डेटा सोर्स यूआरएल, स्प्रिंग डेटा सोर्स यूजर नेम। तो हमारे पास में ये प्रीफिक्स जो है ये आगे, ये बार बार हमें रिपीटेडली क्या करना पड़ रहा, राइट करना पड़ रहा है यहाँ पर ये। तो एप्लीकेशन के लेवल पे हमें काफ़ी सारे क्या होते हैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी फाइल के अंदर प्रीफिक्स डालने पड़ते हैं। तो हम यामल फाइल यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या पेरेंट, उसके अंदर चाइल्ड, उसके अंदर क्या ये यूज़ करना है। हमें बार बार स्प्रिंग डेटा सोर्स राइट करने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ये। तो जो भी हमारे पास में की है उसको हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, और प्रॉपरली इसी तरीके से हमको यहाँ पर क्या है वो राइट करना है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग एप्लीकेशन नेम, तो स्प्रिंग हमारे पेरेंट में रहेगा, और यहाँ पर हमें स्पेस देना है, और इस तरीके से जो है वो हमें ये राइट करना है ये। तो जो भी हमारे पास में की है वो पर्टिकुलरली की जो है ये हमें बार बार रिपीटेडली राइट नहीं करना, एक बार राइट करना है, और उसके नीचे की जो हमारे पास में चाइल्ड है फिर हमें उसको राइट करना है ये। तो ये एक और तरीका है यहाँ पर राइट करने का यहाँ पर ये। तो जिससे क्या होता है कि प्रॉपर्टी फाइल और क्लीन हो जाती है, बट इंटरनली ये यामल फाइल भी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होती है। बट ये हमें राइट करने के लिए एक वे है, कन्वीनियंट रहता है इससे, बट इंटरनली ये फाइल भी प्रॉपर्टी में ही कन्वर्ट होना है ये। यामल फाइल का कन्वर्टन कन्वर्जन प्रॉपर्टी में ही होता है, बाद में भी यहाँ पर ये। तो ये दोनों तरीके हैं, उसमें से कोई सा भी हम राइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रीड कर लेगा, और हम लोग हमारे भी यहाँ पर कन्वर्जन जो है वो यहाँ पर डाल सकते हैं यामल फाइल ही है। तो प्रॉपर्टी डालो या यामल डालो, दोनों ही यहाँ पर जो हमारा स्प्रिंग बूट सपोर्ट करता है। तो आगे हम उसको और यूज़ करेंगे तो हमारा इसके अंदर क्या डेटा यहाँ पर बढ़ता जाएगा, तो हमें और अंडरस्टैंड होगा यहाँ पर ये। तो ये हमें इस तरीके से क्या है यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन देना है स्प्रिंग बूट के अंदर। तो यहाँ पर जो है रन मेथड के अंदर हमारे पास में क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ये स्टेप्स फॉलो हो रही है, और हमें यहाँ पर बीन मिल रहा है। तो स्प्रिंग बूट का क्या है कंटेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर ये। तो ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का है, यहाँ पर ये उसके इनिशियलाइजर है, लिसनर है, प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट है, जो भी प्रॉपर्टी फाइल रहती है एनवायरनमेंट रिलेटेड वो यहाँ पर लोड होती है, बैनर प्रिंट होता है। फिर हमारा आईओसी कंटेनर स्टार्ट होता है। यदि हमें आईओसी कंटेनर के अंदर कुछ इनिशियलाइज करवाना है तो इसके अंदर हमें डालना पड़ता है ये, नहीं करवाना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रिपेयर कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होगा कि सब कुछ रेडी होगा यहाँ पर,
क्या क्या हमें एप्लीकेशन के लेवल पर चाहिए, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो वो लोड होगी, स्कैनिंग परफॉर्म होगी, जो जिसके भी हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जहाँ जहाँ भी हमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन करवाना है, तो उसके रिलेटेड जो भी क्लासेस है उसको यहाँ पर स्कैन करेगा। बट सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट होंगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, लाइफ साइकिल मेथड जो भी कॉल होगी हमारे पास में सभी रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट में होगी ये। और उसके बाद में क्या होगा कि हमारा ये टाइम प्रिंट होगा, और उसके बाद में क्या होते हैं कि रनर्स कॉल होते हैं। ये मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। रनर कॉल होते हैं। तो ये रनर क्या होते हैं कि यदि हमें स्प्रिंग के लेवल पर कुछ चीज़ें यदि हमें इनिशियलाइज करना है, स्प्रिंग के लेवल पे, जैसे हमारा एप्लीकेशन के लेवल पे हमें कुछ चीज़ें क्या है कि इनिशियलाइज करना है, कि जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए यहाँ पर ये। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो, जैसे कि हमें कुछ डेटाबेस इनिशियलाइज करना है। डेटाबेस इनिशियलाइज यहाँ पर करना है, कि जैसे मेरे पास में मेरा एप्लीकेशन रेडी हो, इसके अंदर इस ये पर्टिकुलरली वैल्यू हमारे पास में आ जाए, ये टेबल के अंदर ये ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाए जैसे मेरे पास में ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो। हमें कुछ प्रोसेस प्रोसेस स्टार्ट करना है, कुछ बैच प्रोसेसिंग करवाना है, या हमारा जो है वो वैलिडेट करना है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी फाइल जो है वो वहाँ पर प्रॉपरली आई है या नहीं आई है यहाँ पर ये। तो हम उसकी प्रॉपर्टीज को प्रिंट करवा के देख सकते हैं कि क्या आया है उसके अंदर। फिर हमें क्या है कि कुछ अलर्ट मैसेज देना है, ये जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो हम लोग देते हैं कि हमारा ये स्टार्ट हो चुका है ये। फिर हमें कुछ यहाँ पर क्या करो कि मेल को हम यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो करस्पॉन्डिंगली क्या होगा कि हमारे पास में जो है वो मेल चले जाएगा यहाँ पर ये। फिर यदि हमें डेटा की कैशिंग करना हो कि ये रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास में कैश हो जाए, तो जैसी ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा हमको यहाँ पर कोई भी टास्क को हमको यदि परफॉर्म करना है, हमें कोई स्पेसिफिक टास्क को हमें क्या करना है यहाँ पर ये परफॉर्म करना है यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद में ये। तो हम क्या उसको रनर्स के अंदर डाल सकते हैं। मतलब हमें फिर इसके लिए स्पेसिफिकली कुछ कमांड या कमांड नहीं देना है ना कुछ एग्जीक्यूट करना है, ऑटोमेटिकली क्या होगा जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो ये चीज़ें क्या होगी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग के पास में सारी फैसिलिटी है, जो भी हमको करना हो। कई बार हम लोग करते हैं कि बैच बना लेते हैं। हमें हमारे इंडस्ट्री में कुछ क्या करते हैं कि जॉब क्रिएट कर लेते हैं, जब भी हमको कुछ स्पेसिफिक टास्क करवाना हो तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए स्पेसिफिक जो है वो हम एक जॉब क्रिएट कर लेते हैं। जब भी हमको टास्क करवाना हो, जॉब को हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं। या डेटा माइग्रेशन भी करना हो, तो कुछ भी हमें एप्लीकेशन के लेवल पे कुछ भी स्पेसिफिक वर्क करवाना हो ये, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं रनर्स का। तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और वो पर्टिकुलरली टास्क क्या हो जाएगा हमारे पास में स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर ही, रनर्स कॉल हो जाएंगे हमारे पास में ही। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन या स्टैंड अलोन हम लोग बेच जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं, जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं। और सर्वर वाला एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे हम तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हम लोग इनिशियलाइज करवा सकते हैं, सर्वर तो रनिंग में रहेगा ही। तो काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलती है इसके अंदर हम लोग इफ़ वी आर यूजिंग अवर स्प्रिंग बूट। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में ये स्पेसिफिक जो है यहाँ पर ये रनर्स होते हैं। ये तो रनर्स का काम है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सब कुछ रेडी हो गया, उसके बाद में क्या हो जाता है हमारे पास में रनर्स कॉल होते हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं हमारे पास में।
तो बेसिकली जो हमारे पास में रनर्स होते हैं वो दो टाइप के हैं। एक एप्लीकेशन रनर है, कमांड लाइन रनर है, काम तो सेम ही है, लेकिन दोनों के अंदर थोड़े बहुत क्या है जो चेंजेस है। तो वो इनपुट को लेने के ऊपर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं रनर्स के अंदर। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से जो हमारे रनर जो है काम करते हैं। स्प्रिंग का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं एक। रनर दो टाइप के हमारे पास में, एक है हमारे पास में कमांड लाइन रनर। ये हमारा स्प्रिंग का एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया है यहाँ पर ये। तो हमारे पास में है क्या, ये कमांड लाइन रनर और एप्लीकेशन रनर दोनों काम में एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद में क्या होते हैं, ये कॉल होते हैं ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रनर क्रिएट करते हैं। लोग ले लेते हैं यहाँ पर एक रनर रिलेटेड टू अवर सम अलर्ट। तो यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलरली हमारे पास में हमें रनर क्रिएट करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा रनर को, कमांड लाइन रनर। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें ये रन मेथड जो है यहाँ पर मिलेगी यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इसको प्रिंट करवा लो। अभी हमें जो भी यहाँ पर करवाना हो वो हम यहाँ से करते हैं ये। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर ये, अलर्ट कर दिया यहाँ पर ये, एप्लीकेशन इज स्टार्टेड, एप्लीकेशन इज स्टार्टेड। तो ये हमारे पास में क्या हो गया है कि ये यहाँ पर ये रनर्स हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर ये कॉल होगा जैसे हमारे पास में एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। आप यहाँ पर देखो, तो जैसे मेरे पास में एप्लीकेशन स्टार्ट होगी यहाँ पर रनर स्टार्ट होना चाहिए, हुआ नहीं बिकॉज ये आईओसी के कंटेक्स्ट में आया नहीं है। तो रनर का भी ऑब्जेक्ट जो है वो आईओसी कंटेनर क्रिएट करेगा यदि हम लोग उसके क्लास को स्कैन करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, क्लास स्कैन ही नहीं हुआ तो उसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास में क्या हुआ है कि रनर कॉल हुआ, जैसे ही मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद में मेरा क्या हुआ यहाँ पर ये रनर ही मेरा यहाँ पर ये कॉल हुआ यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, हमारे लेयरिंग के ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। और उसके बाद में क्या होगा, हमारे पास में क्या होंगे स्पेसिफिक जो है वो
हमारे पास में वो रनर्स कॉल होंगे ये। वो एक अलर्ट रनर ले लो, दूसरे क्लास क्रिएट करो यहाँ पर, कैश रनर ले लो, फिर डेटाबेस इनिशियलाइजर रनर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। रनर हमारे पास में क्या होगा, जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उसके बाद में क्या होंगे, रनर्स कॉल होंगे ये। ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो जाएगा उसका, लेकिन कॉल क्या होंगे यहाँ पर ये, अब बाद में होंगे ये। फिर हमें कुछ फाइल का कॉन्फ़िगरेशन करना हो यहाँ पर, बाद में हमें लाइक कोई फाइल को रीड करना हो या कुछ उस पर कॉन्फ़िगरेशन करना हो, तो उससे रिलेटेड हम लोग रनर ले सकते हैं, कॉन्फ़िग फाइल रनर। इसका यूज केस लेंगे हम, तो समझ में आएगा ये। फिर फाइनली हम यहाँ पर आखिरी में एक एप्लीकेशन में सब कुछ क्रिएट करेंगे, इनिशियलाइजर, लिसनर, प्रीपेड स्टेटमेंट के लिए प्रॉपर्टी फाइल, फिर हमारे जो लेयर्स के जो ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली वो प्रिपेयर कॉन्टेक्स्ट में आएंगे वो रनर्स। तो हमें एक कंप्लीट पूरा एप्लीकेशन दिखेगा कि क्या क्या होता है एक एप्लीकेशन के अंदर, क्यों ये माइक्रो सर्विसेज में बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर ये कितने हमारे एफर्ट रिड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर ये। तो डेटाबेस रिलेटेड हमारे पास में यहाँ पर ये रनर है, अलर्ट रनर है, कैश रनर है। फिर यदि हमें एप्लीकेशन के लेवल पे क्या करवाना हो, ईमेल करवाना हो, तो ये कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये ईमेल रनर होगा ये। फिर हमें एप्लीकेशन के लेवल पे कुछ सिक्योरिटी चेक करना हो, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सिक्योरिटी रनर हो जाएगा यहाँ पर। तो काफ़ी सारे टाइप के क्या हो सकते हैं हमारे पास में जो है वो रनर यहाँ पर हो सकते हैं यहाँ पर ये। तो हमें क्या करना है कि उसको जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करना है यहाँ पर ये। तो ये स्प्रिंग बूट का हमारे पास में ये एप्लीकेशन है, मैं इसको क्या करता हूँ, मेवन के थ्रू यहाँ पर ये बिल्ड करता हूँ। मेवन इंस्टॉल, टारगेट के अंदर क्या होगा, इसका जो है वो जार फाइल जो है वो यहाँ पर क्रिएट होगा। तो मेवन एक टूल है जो कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए करके देगा, करता है, डिपेंडेंसी डाउनलोड करता है, और हमारे प्रोजेक्ट के लिए फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और बिल्ड बना के देता है, यूनिट टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करके देता है ये। तो हमें मेवन के रूल के अकॉर्डिंगली हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करना, तो यहाँ पर टारगेट के अंदर क्या होता है कि हमारा यहाँ पर जो है वो इसका बिल्ड फाइल जो है क्रिएट होगा। और बिल्ड क्रिएट करने के लिए भी काफ़ी सारी जार फाइलें लगती है मेवन की, तो ये इसके पास में है नहीं, तो ये इसी को डाउनलोड करने में लग गया है यहाँ पर ये। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, देखते हैं कुछ क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो टारगेट के अंदर यहाँ पर सोर्स क्रिएटेड हुआ है यहाँ पर ये, मेवन के कंपाइलेशन रिलेटेड यहाँ पर जो है ये प्लगइन्स। यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये इसका बिल्ड यहाँ पर ये क्रिएट होना चाहिए यहाँ पर ये।
से रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, ये स्नैपशॉट जार जो ये क्रिएट हुआ है, ये तो मेरे लोकल पे ये क्रिएट हुआ है, ये स्नैपशॉट जार फाइल जो है मेरा ये लोकल पे ये क्रिएट हुआ है यहाँ पर ये। तो अब ये जो जार है ये एक्चुअली में ये एग्जीक्यूटेबल जार है ये। ये जार जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है ये। तो हम क्या करते हैं कि इस टारगेट फोल्डर की लोकेशन पे जाते हैं, जहाँ पर जो मेरा ये जार फाइल है, ये एग्जीक्यूटेबल जार फाइल है ये। मुझे क्या करना है कि इस जार को मुझे रन करवाना है। तो एग्जीक्यूटेबल जार फाइल जो होती है वो क्या होती है, वो रन होती है वो। कैसे रन होती है, यहाँ पर हमें जावा माइनस जार, मेरे ओएस पे जावा का पाथ रीड करने में इशू है, तो मुझे यहाँ पर मैन्युअली यहाँ पर मैं सेट करता हूँ उसको। तो मैन्युअली जावा का पाथ कैसे सेट करते हैं, सेट जावा पाथ, यदि वो एनवायरनमेंट वेरिएबल से नहीं उठा रहा है तो स- मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, तुम्हारा सिस्टम में नहीं होगा ये। तो यहाँ पर क्या मैंने मैन्युअली सेट कर लिया, मैं क्या कर रहा हूँ फिर से वो कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं। या तो ये मेरा क्या हुआ है, ये स्प्रिंग का एप्लीकेशन मेरा क्या हुआ है, कमांड पे ये रन हुआ है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है ये मेरा स्प्रिंग का यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो रन हुआ है यहाँ पर ये। तो ये एग्जीक्यूटेबल जार है ये। तो मैं जैसे ही इस जार को मैं एग्जीक्यूट करूँगा मेरा एप्लीकेशन रन होगा। तो हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ये एडवांटेज है कि हमें यहाँ पर जो है वो एज ए एग्जीक्यूटेबल हमें ये जार फाइल भी जो है वो मिलता है, जिसको हमको डायरेक्ट रन करना है। और हमारा जो है ये एप्लीकेशन जो है वो रन हो जाएगा यहाँ पर ये। तो जैसे मैंने इसका बिल्ड क्रिएट किया तो उसका क्या हुआ, एग्जीक्यूटेबल जार जो है वो क्रिएट हुआ। तो जार फाइल भी दो टाइप की होती है बेसिकली। एक होती है एग्जीक्यूटेबल जार जो कि डायरेक्ट एग्जीक्यूट होती है कमांड के थ्रू। और एक जार होती है जिसके अंदर सिर्फ क्लासेस रहती है, वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होती। जैसे मेवन के अंदर ये डिपेंडेंसी है जो जार फाइल है, ये एग्जीक्यूटेबल जार नहीं है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस इसके अंदर है ये। दैट्स इट, जो कि हमको यूज करना है, बट ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, डायरेक्ट इसको रन नहीं कर सकते हम ये। बट एग्जीक्यूटेबल जार जो होती है उस वो रन होती है, उसके अंदर एक मैनिफेस्ट फाइल रहता है जिसके अंदर डिफाइन रहता है कौन सा क्लास जो है उसको रन करवाना है। यहाँ पर ये दिखाता हूँ मैं। इसकी जार फाइल को हम लोग ऐसा ओपन करेंगे तो जो एग्जीक्यूटेबल जार फाइल होती है इसके अंदर क्या होती है यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये वाली फाइल होती है। अब ये वाली जो फाइल होती है बेसिकली इसके अंदर हमारा जो भी क्लास जो है, हमारा जो
रीड होगा ये यहाँ पर, ये उसका यहाँ पर क्या रहता है कि पर्टिकुलरली नेम रहता है। तो वो उसके वहाँ से क्या करता है, उसको वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। जेवीएम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इसी के अंदर है ये, इसी क्लास के अंदर है यहाँ पर ये। तो यहाँ से क्या करता है वो, यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। यहाँ पर देखो स्टार्ट क्लास नेम आ रहा है यहाँ पर ये। तो ये एग्जीक्यूटेबल जार फाइल के अंदर ये मैनिफेस्ट फाइल होती है यहाँ पर, जिसको हम लोग डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो पूरा के पूरा एप्लीकेशन रहता है यहाँ पर। ये इसके अंदर क्या है, पूरा के पूरा एप्लीकेशन है। इसके मैं पीछे जाऊंगा मैं ये, तो ये लाइब्रेरी के अंदर क्या है, सारी की सारी जार फाइलें अवेलेबल है यहाँ पर। तो पूरा की पूरा एप्लीकेशन एक जार फाइल के अंदर ही है यहाँ पर ये। तो ये भी जार फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं है, बट एग्जीक्यूटेबल जार फाइल जो होती है वो डायरेक्ट क्या होती है, वो एग्जीक्यूट होती है। तो स्प्रिंग के अंदर हमें क्या यहाँ पर ये एग्जीक्यूटेबल जार फाइल है यहाँ पर ये। तो अभी का जो मेरा प्रोसेस है, मैंने मेवन इंस्टॉलेशन किया है मेरे लोकल पे, और जार फाइल मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है यहाँ पर ये। लेकिन रियल टाइम एप्लीकेशन में ये तो हम एज ए डेवलपर हमारे लोकल पे तो ये करते ही करते हैं, बट हम क्या करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन में, हमारे सोर्स कोड को हम किसी रिपोजिटरी के ऊपर क्या करते हैं, कमिट करते हैं किसी रिपोजिटरी के ऊपर बेसिकली। तो वो रिपोजिटरी जो हमारे पास में होती है, जस्ट योर माइंड सेट। तो हम क्या है यहाँ पर ये एज ए ये डेवलपर है, ये हमारा क्या है डेवलपमेंट सिस्टम रहेगा हमारे पास में हमारा ये, एज हम एज ए डेवलपर है ये। तो ऐसे क्या है कि और भी डेवलपर होंगे। तो ये जो पर्टिकुलरली डेवलपर्स है ये, हमारी डेवलपमेंट टीम जो है ये, तो ये हमारे क्या कर रही है, लोकल पे क्या कर रही है, कोडिंग कर रही है। तो लोकल सिस्टम में क्या चाहिए हमारे पास में, जावा का सॉफ्टवेयर चाहिए लोकल सिस्टम में। तो लोकल हमें क्या चाहिए यहाँ पर ये, जावा का सॉफ्टवेयर चाहिए ये, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम लोग जावा बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हमें आईडी चाहिए जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जावा के प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। फिर मेवन टूल जो है ये हमारा लोकल पे क्या है कि ये बिल्ड करने के लिए ये, तो जो आउटसाइड से डिपेंडेंसी को डाउनलोड करेगा, ये बिल्ड करेगा यहाँ पर ये। तो हम लोग लोकली इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं यहाँ पर, परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसी के बीच में क्या है कि जब तक हम हमारा काम क्या कर रहे हैं, लोकल पे कर रहे हैं, तो इसके थ्रू हो रहा है हमारे पास में ये। लेकिन हमारा कोड सिर्फ हमारे सिस्टम में नहीं रहेगा, सिंगल डेवलपर ही क्या करेगा, डेवलप नहीं करेगा। तो हमारा जो है यहाँ पर जो कोड है वो हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीपल डेवलपर्स में हमें शेयर करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो हमारे सिस्टम पे एक टूल चाहिए जिसका नाम है गिट। ये क्लाइंट टूल हमारे सिस्टम में चाहिए ही है, क्योंकि हमारा जो सोर्स कोड है, हमारा जो सोर्स फाइल जो है ये, अब हमारा जो सोर्स फाइल रहेगा, ये कौन सा फाइल रहेगा, ये जावा का सोर्स फाइल रहेगा, डॉट जावा। ये सब सोर्स फाइल है जिसके अंदर हम लोग हमारा सोर्स कोड राइट करते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि डॉट जावा हो गया हमारे पास में, या जावा स्क्रिप्ट का फाइल हो गया, या टाइप स्क्रिप्ट का फाइल हो गया, एंगुलर की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी फाइल हो गई, ये हमारे पास में क्या है, ये सोर्स फाइल है ये। तो ये सब जो है एज ए डेवलपर जो है हम क्या है कि ये सबके सिस्टम के ऊपर हम क्या है कि एज ए डेवलपर जो है वो सारे के सारे सिस्टम के ऊपर ये है, जिससे कि हम लोग हमारे लोकल डेवलपमेंट को कर सकते हैं। तो जावा का सॉफ्टवेयर चाहिए, आईडी चाहिए, ये चाहिए।
तो यहाँ तक तो क्या होता है कि सब डेवलपर अपना अपना काम करते हैं और अपने सिस्टम पे देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो सोर्स कोड जो है वो क्या होता है कि सभी के बीच में क्या होता है, वो शेयरेबल रहता है। जो हमारा सोर्स कोड है वो सभी के बीच में शेयरेबल रहता है। तो सारे के सारे डेवलपर अपने सोर्स कोड को कहाँ पर डालते हैं, एक रिपोस्ट्री के अंदर डालते हैं। तो रिपोस्ट्री जो है वो हमें मिलती है बाय अवर गिटहब और बिटबकेट। गिटहब, बिटबकेट, तो ये सब प्रोवाइडर है जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे सोर्स कोड को डालते हैं यहाँ पर। ये कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सी इंडस्ट्री जो है वो गिटहब को यूज़ करती है, कोई सी इंडस्ट्री जो है बिटबकेट को यूज़ करती है। मोस्टली बिटबकेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम हमारे सोर्स कोड को कहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर डालते हैं। इधर गिटहब में डालते हैं या हम उसको क्या करते हैं, बिटबकेट के अंदर डालते हैं, कहीं पर भी हम हमारे सोर्स कोड को डालते हैं ही। तो जब तक कि लोकली कर रहे हो तो लोकल पे तो सब कुछ चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर आईडी चाहिए, जावा का सॉफ्टवेयर चाहिए, यहाँ पर गिट का सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन गिट का यहाँ पर क्लाइंट सॉफ्टवेयर चाहिए। गिट का क्लाइंट सॉफ्टवेयर चाहिए। इट इज कॉल्ड गिट बेश। इसका ऐसा आइकन रहता है यहाँ पर ये। तो तुमको एज ए डेवलपर जो है हमारे सिस्टम के अंदर क्या चाहिए, हमें ये गिट बेस का जो है वो हमें ये सॉफ्टवेयर जो है वो चाहिए रहता है। सारे डेवलपर के पास में रहता है यहाँ पर ये। तो हम ये करते हैं, अपने काम को यहाँ पर करते हैं, लोकली टेस्ट करते हैं। और लोकली टेस्ट करने के बाद में क्या है कि हम इसको हमारे कोड को पुश करते हैं। तो जावा का भी सॉफ्टवेयर चाहिए, साथ में और भी एडिशनल सॉफ्टवेयर लगते हैं। हमें डेटाबेस चाहिए रहता है लोकली, लोकल लेवल पे डेटाबेस हमें इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। लोकल बेस पे क्या चाहिए रहता है, सर्वर चाहिए रहता है। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे एक डेवलपर के सिस्टम पर होते हैं। तो ये तो मैंने मिनिमम लिखे हैं, बाकी बहुत सारे होते हैं। जितना मैं यूज़ करूँगा उतने इंडस्ट्री के अंदर भी लोकल सिस्टम पे चाहिए रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी करोगे एज ए डेवलपर, वो अपने काम को क्या करोगे, कहीं ना कहीं पर शेयर करोगे। तो हमारा जो सोर्स कोड रहता है वो यहाँ पर जाता है। अब सोर्स कोड जाता है, हमारा कोई कंपाइलेशन फाइल नहीं जाता है। सोर्स कोड मतलब कि जावा फाइलें जाएगी या JSTS प्रॉपर्टी फाइल जाएगी, कोई हमारा कंपाइलेशन कोड नहीं जाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है ये हम हमारे सोर्स कोड को यहाँ पर शेयर करते हैं। तो सोर्स कोड हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी एक रिपोजिटरी होती है। मान लो एक इंडस्ट्री है जो कि IRCTC पे काम कर रही है, तो IRCTC की एक यहाँ पर क्या होगी कि रिपोजिटरी होगी, जिसके अंदर IRCTC के एप्लीकेशन पे काम करने वाली जो टीम है वो उस रिपोजिटरी के अंदर अपने कोड को रखेगी यहाँ पर ये। तो जो एप्लीकेशन का जो कोड रहेगा वो ऐसा रहेगा यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर रिपोजिटरी के अंदर हमारा सोर्स कोड रहता है। तो यहाँ तो ठीक है कि यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि हमारा सिस्टम बना भी रहे हैं, बिल्ड भी कर रहे हैं, सर्वर पे भी डाल रहे हैं, डेटाबेस पे भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ सोर्स कोड है। तो हमारा काम तो यहाँ पर जाके ख़त्म हो जाता है कि हमने हमारे कोड को काम को करने के बाद में लोकली टेस्ट करने के बाद में यहाँ पर डाल दिया। तो डालने का जो टूल है वो हमारे पास में ये है, गिटहब या बिट बकेट। लेकिन हमारे सिस्टम पे चाहिए हमें गिट का सॉफ्टवेयर। तो जब हम लोग टेक्निकली टर्मिनोलॉजी की बात करें तो हम इसको बोलते हैं कोड को पुश करना या पूल करना। तो सारे डेवलपर क्या करेंगे, अपने कोड को यदि वहां पर डालेंगे तो कोड क्या करेंगे, पुश करेंगे और पूल करेंगे, पुश करेंगे, पूल करेंगे।
तो हम जो वर्क करते हैं वो फाइलों पे काम करते हैं। जावा फाइल, जेएस फाइल, टीएस फाइल, एचटीएमएल फाइल, हम लोग फाइलों पे काम करते हैं। तो हो सकता है ये डेवलपर ने जो अपना कोड डाला है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा कि आगे वाला डेवलपर जो है वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद क्या करेगा कि कुछ नया कोड करेगा, तो उसके पास में क्या चाहिए, ऑलवेज लेटेस्ट कोड चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हमने डे वन में सबने ले लिया और लाइफ टाइम उसी पे वर्क करना है। हमें डेली बेसिस पे अपडेट लेते रहना है, 1 दिन में, 2 दिन में। क्योंकि क्या होंगे, जब मल्टीपल डेवलपर्स काम करेंगे तो दूसरे डेवलपर के पास में क्या अपडेटेड कोड चाहिए ऑलवेज। क्योंकि ये अपडेटेड कोड पे काम करेगा, ये फिर से उसके अंदर डालेगा, क्योंकि रिपोजिटरी क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये शुड बी अपडेटेड। मल्टीपल डेवलपर्स उसके अंदर अपने कोड को यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर ही, तो ये अपडेटेड रहेगा यहाँ पर। तो और ये क्या होता है कि ये जो हमारे पास में गिट जो है, ये एज ए रिपोजिटरी एक वर्जनिंग टूल है। ये वर्जनिंग टूल का मतलब ये होता है कि ये सोर्स कोड की फाइलों को मैनेज करता है यहाँ पर ये, और ऑलवेज इसके पास में लेटेस्ट फाइलें हो सकती हैं। इसके पास में ओल्डर फाइलें नहीं रहेगी। यदि इस डेवलपर ने कुछ काम करके ये कोड कमिट कर दिया, नया कोड डाल दिया, और इन डेवलपर के पास में कोई पुरानी फाइल है, अब ये उसको यदि वहां पर डालने की कोशिश करेंगे तो ये करने नहीं देगा। ये ऑलवेज नई फाइल को ही क्या करता है, अपने आप में ये पुश करवाता ही है। ओल्डर फाइल को ये नहीं करेगा यहाँ पर ये। तो तुमको हमेशा लेटेस्ट कोड लेना है, उसके अंदर अपने चेंजेस करना है, फिर तुमको अपने कोड को यहाँ पर डालना है। तो ये वर्जनिंग टूल है जो कि सोर्स कोड को मैनेज करता है यहाँ पर ये। तो लोकल का कोड शेयर होता है हमारे पास में ये गिट हब या बिट बकेट की हेल्प से, मोस्टली इंडस्ट्री में लेकिन बिट बकेट यूज करते हैं। तो यहाँ तो हो गया हमारा कोड शेयर। अब ये कोड शेयर होने के बाद में होगा क्या, अब ये कोड शेयर होने के बाद में क्या है कि हम जो हमारे काम पे लोकली कर रहे हैं, मेवन का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, बिल्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें वही चीज करवाना है ऑटोमेशन के थ्रू। तो यहाँ के कोड को कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं करेगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमें सी आई सी डी परफॉर्म करना है, तो विद द हेल्प ऑफ जेनकिन। मैंडेटरी टूल है, आना ही चाहिए, नहीं तो एक भी इंटरव्यू नहीं निकलने वाला है अभी के समय में। एज ए एक्सपीरियंस पर्सन हमें ये जेनकिन का जो है नॉलेज चाहिए यहाँ पर ये, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, एज ए सीनियर हमें प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो हमें हमारे जो डिप्लॉयमेंट होते हैं इंडस्ट्री में, वो क्या होते हैं, ऑटोमेशन के थ्रू होते हैं। हम लोग मैनुअली डिप्लॉयमेंट नहीं करते हैं कि हमारा जो कोड है उसका यहाँ बिल्ड बना रहे हैं और डिप्लॉय कर रहे हैं, सारा के सारा हम क्या करते हैं, जेनकिन की प्रोसेस से हम करते हैं यहाँ पर ये। तो जेनकिन के अंदर हमें को जॉब राइट करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो जेनकिन टूल का इंट्रोडक्शन जो है, कैसे सेटअप करते क्या करते हैं, ये हम कल देखेंगे। ये हमारा वन ऑफ द टूल है। तो जेनकिन क्या करेगा, हमारे इस पर्टिकुलरली कोड को क्या करता है, ये पुल करता है यहाँ पर ये। तो एज ए डेवलपर क्या करते हैं कि हम पुल करते हैं कमांड के थ्रू हमारे कोड को। तो यहाँ पर क्या करता है, जेनकिन हमारे कोड को क्या करता है, पुल करता है, और ये इंट्रीग्रेटेड कोड रहता है, यहाँ पर सारे डेवलपर्स का कोड रहता है जो कि डेली बेसिस पे वो काम कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर क्या करेगा, वो कोड को यहाँ पर पुल करेगा। तो ये सोर्स कोड को क्या करेगा, जेनकिन अपने सिस्टम पे लेकर आएगा। ये मशीन है ये की, जेनकिन की अपनी एक मशीन होती है, जेनकिन अपने आप में एक टूल है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये पूल द कोड, कोड को ये पूल करेगा। फिर जब हम लोग जेनकिन का सेटअप करते हैं, तो जेनकिन के अंदर काफी सारे हमें प्लगइन डालना पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेशन करवा रहे हैं। जो काम हम लोग मैन्युअली करते हैं वो काम हम लोग जेनकिन के थ्रू करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या शेफ का पिक्चर है, मतलब क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है प्रोजेक्ट को यहाँ पर ही। तो उसके अंदर हम लोग जब भी सेटअप करते हैं तो काफ़ी सारे प्लगइन डालते हैं, ये रिलेटेड टू अवर जावा, रिलेटेड टू अवर मेवन, डॉकर, कुबरनेट, जो भी हम लोग इसके ऑटोमेशन में डालने वाले हैं। तो ये क्या करता है, इसके अंदर गिट का भी प्लगइन रहेगा जो कोड को पुल करेगा। फिर ये क्या करेगा, हमारे पास में कोड को पुल करने के बाद में ये कंपाइल करेगा कोड को ही। फिर कंपाइल करने के बाद में
एग्जीक्यूट करेगा हमारा ये यूनिट टेस्ट केस यदि हमने दिए हैं तो यूनिट टेस्ट केसेस भी हमें राइट करना पड़ता है, हमारे लॉजिक प्रॉपरली एज पर क्लाइंट एक्सपेक्टेशन चल रहे हैं या नहीं चल रहे, तो हमें यूनिट टेस्ट केसेस राइट करने पड़ते हैं। तो यूनिट टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेगा, उसकी रिपोर्ट जनरेट करेगा यहाँ पर। फिर क्या करेगा ये, बिल्ड क्रिएट करेगा। तो बिल्ड जार भी क्रिएट कर सकता है, वॉर भी क्रिएट कर सकता है। तो ये यहाँ पर बिल्ड क्रिएट करेगा फाइनली, और फाइनली बिल्ड क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर क्या है कि इसको ये अपलोड करेगा यहाँ पर आर्टिफैक्ट। इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में बिल्ड को हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट। तो आर्टिफैक्ट की क्या होती है, हमारे पास में रिपोस्टरी होती है, आर्टिफैक्ट रिपोस्टरी, जहां पर जितनी बार भी बिल्ड बनते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो जैसे कि सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड को मैनेज कर रहा है यहाँ पर ये, तो हम क्या डे बाय डे कोड को जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सोर्स कोड को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर ये। लेकिन जब भी क्या होता है कि हमारा जब बिल्ड बनता है, तो अभी मैंने जहाँ पर बिल्ड बनाया तो ये मैंने मैनुअल प्रोसेस से बनाया, ये मैंने मैनुअल प्रोसेस से बिल्ड बना के रन करा, अभी मैंने प्रोजेक्ट को ये मैनुअली बिल्ड करा है मैंने यहाँ पर। राइट क्लिक करा, मेवन इंस्टॉलेशन किया, या मेवन बिल्ड भी करते हैं यहाँ पर ये। तो एसी हमको क्या करना पड़ता है, मेवन की कमांड डालना है, क्लीन करना है, मतलब पुराना वाला बिल्ड डिलीट हो जाएगा, और इंस्टॉल मतलब नया वाला जो है वो क्रिएट होगा यहाँ पर ये। तो ये मेवन टूल के अंदर आता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट का हम लोग बिल्डर बनाते हैं। तो गोल यहाँ पर मैंने कुछ रॉन्ग कमांड डाल दी होगी, अभी हम लोग डायरेक्ट यहाँ क्या करते हैं कि इंस्टॉलेशन करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये बिल्डर बनता है ये, मतलब फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होगा, जिसको हम लोग बिल्डर बोलते हैं, जो कि सर्वर पर डिप्लॉय होने के लिए रेडी है हमारे पास में। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो है ये बिल्ड क्रिएट होगा यहाँ पर, और ये रिपोजिटरी में अपलोड होगा, सो देट फ्यूचर में यदि क्या होता है कि हम लोग बार बार बिल्ड क्रिएट करते हैं तो हमारे बिल्ड के साथ यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए, डिप्लॉयमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, गलत बिल्ड चले जाए, तो हम वापस से क्या कर सकते हैं कि पुराने बिल्ड को फिर से रीडिप्लॉय कर सकते हैं। इसलिए हमें रेफरेंस के लिए, फ्यूचर डिप्लॉयमेंट के लिए हमें उसको बैकअप में रखना पड़ता है। इंडस्ट्री में हर चीज़ का बैकअप होता है, सोर्स कोड का बैकअप, बिल्ड का बैकअप, डेटाबेस में डेटा का बैकअप। फिर आगे कुछ हमारे पास में ऐसे डेटा, सेंसिटिव डेटा रहते हैं, उसका बैकअप, हर चीज़ का बैकअप लेना जरूरी रहता है, कोई भी चीज़ लॉस नहीं हो। अब हम लोग रिपोजिटरी में कोड इसलिए रखते हैं कि डेवलपर्स के पास में कोड रहेगा, किसी रीजन से सिस्टम करप्ट हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कोड चले गया हमारा ही। तो इंडिविजुअल सिस्टम पे रखते नहीं नहीं रखते हुए हम लोग उसको सेंट्रलाइज लोकेशन पर रखते हैं, और वो उसको हमारे सर्वर या थर्ड पार्टी वेंडर सब हैंडल करते हैं। वो काफ़ी सारी चीज़ें धीरे धीरे हम अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर ये। तो हमारे पास में एक है जे फ्रॉग, या नेक्सस, दो हमारे पास में ये आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी जो इंडस्ट्री में यूज होती है। वन ऑफ देम हमें यहाँ पर क्या इंडस्ट्री में यूज होती है, तो जो कि क्या है कि हमारे लिए क्या करती है यहाँ पर ये, पर्टिकुलरली जो है ये हमारा जो सोर्स कोड है उसको बैकअप के लिए रखती है, दोनों में से कोई सा भी एक यूज होता है। और एक और हमारे पास में जो है वो हमें यहाँ पर ये टूल यहाँ पर लगाना पड़ता है यहाँ पर ये।
पुल द कोड और उसके बाद में कंपाइल द कोड। और यहाँ पर क्या होता है कि कोड के अंदर क्या होता है कि हमारे अ, एक सोनार क्यूब टूल होता है जो कि कोड को वेरीफाई करता है यहाँ पर ले, और उसके अंदर वल्नरेबिलिटी चेक करता है यहाँ पर ये सोनार क्यूब। सोनार क्यूब तो ये क्या है, कोड क्वालिटी को यहाँ पर चेक करेगा, सिक्योरिटी को यहाँ पर चेक करेगा यहाँ पर ये सोनार क्यूब जो है यहाँ पर ये। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा जो कोड है वो सीधे एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर, काफ़ी सारा प्रोसेस फॉलो होता है। ऐसा कमिट भी डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, उसके भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं ये। क्वालिटी कोड राइट करना पड़ता है इंडस्ट्री में यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब भी हमारा कोड जो है ये यहाँ पर जनकिन के अंदर क्या है, ये सोनार क्यूब जो है एक टूल है वो भी इंटीग्रेट रहता है, जो कि क्या करता है यहाँ पर कोड क्वालिटी वल्नरेबिलिटी जो है वो उसकी चेक करता है यहाँ पर ही। रिपोर्ट निकलती है इसकी। तो जैसे कि हमने कुछ कोड राइट किया, उसमें ऐसा कोड है जो अनरीचेबल है, या कोई लूप है, कुछ ब्लैंक कोड है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, अननेसेसरी रिटर्न है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी रिपोर्ट जनरेट होती है यहाँ पर, ये कहाँ पर हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है, कौन सा ऐसा कोड है जो वल्नरेबल है, जो कि हैकर उसको हैक कर सकता है, या कुछ डेटा जो है वो यहाँ से सर्वर से क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है यहाँ से ये। तो सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी है हमारे पास में कोड क्वालिटी एंड सिक्योरिटी। तो कोड का क्या यहाँ पर क्या होता है कि स्टैटिक एनालिसिस होता है, तो उसकी क्या रिपोर्ट जनरेट होती है, तो सब कुछ जो होती है वो सोनार क्यूब में हमारी जो है वो रिपोर्ट जनरेट होती है। मैं इसका डेमो दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से दिखती है यहाँ पर ये। अब मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि अभी से माइंडसेट होना चाहिए कि हम लोग इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं। एप्लीकेशन पे काम तो सब कोई कर लेता है, एक्सपीरियंस के साथ में ये चीज़ें हमारे साथ में आती हैं। तो ये क्या है कि ये सोनार क्यूब की कुछ इस तरीके से रिपोर्ट रहती है। तो इसके अंदर कितने लोकेशन पे बग है, वर्नेबिलिटी रिलेटेड कोड है यहाँ पर ये, फिर हॉट स्पॉट है, मतलब कोड की क्वालिटी को ये चेक करता है यहाँ पर ये, कि कहाँ पर बग आ सकता है, कहाँ पर तुमने प्रॉपरली कंडीशन हैंडलिंग नहीं की है। तो ये सब क्या है, ये जो कोड है पूरा के पूरा जो है, ये टूल जो है वो एनालिसिस करता है यहाँ पर ये, कहाँ पर सिक्योरिटी ब्रेक हो रही है, कुछ सेंसिटिव डेटा है, यूज़र आईडी पासवर्ड रिलेटेड डेटा जो है, तो उसको हमको यहाँ पर प्रॉपरली हैंडल करना है यहाँ पर ये। तो सोनार क्यूब की क्या है यहाँ पर ये पूरा की पूरा ये एनालिसिस करता है यहाँ पर, ये तो हमारा जो कोड है हम उसको क्या करते हैं सोनार क्यूब से स्कैन करवाते हैं यहाँ पर, ये टूल इंटीग्रेटेड रहता है। तो उसके बाद में ये सब रिपोर्ट जनरेट होती है, और उसके बाद में हमारे पास में क्या है कि हमारा जो है वो टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होंगे, इसकी भी रिपोर्ट रहेगी। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इंडस्ट्री में एज ए डेवलपर हमें हमारे कोड के टेस्ट केसेस भी राइट करना पड़ते हैं। टेस्ट केसेस मतलब जो भी हमने लॉजिक राइट किया है, वो कितने सिनेरो, जितने भी क्लाइंट के हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, वो सारे सिनेरो जो है वो हमारे लॉजिक जो है वो पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारे सिनेरो उसमें पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं यहाँ पर ये। तो वो उसके लिए हमें यूनिट टेस्ट केसेस राइट करना पड़ता है ये, फॉर चेकिंग अवर टेस्टिंग, लॉजिकल टेस्टिंग। उसके बाद में क्या होता है हमारे पास में जो है वो हमारा बिल्ड क्रिएट होता है। क्रिएट बिल्ड वो जार और वॉर फाइल के फॉर्मेट में होगा ये।
और ऑब्वियसली है कि ये कोड को कंपाइल करेगा तो यहाँ पर ये डिपेंडेंसी को भी डाउनलोड करेगा, क्योंकि इसके पास में जो है, जब हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं जेनकिन का, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लगइन डालना पड़ते हैं इसके अंदर जावा के। लाइक हम जावा 17 यूज़ करेंगे, तो जावा 17 से वो कंपाइल करेगा। हमें मेवन जो है, हमें ये वाला मेवन चाहिए, ये वाला गिट चाहिए। तो जो भी हम लोग लोकल पे करते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, वैसे प्लगइन्स डालना पड़ता है हमें जेनकिन के अंदर ही, तभी ऑटोमेटिकली करेगा। यहाँ पर वर्जनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम लोग लोकल पे काम कर रहे हैं जावा 17 पे, और हमारा जेनकिन जावा 21 पे काम कर रहे हैं। तो वर्जन सारे प्रोजेक्ट के जो है मैच होना चाहिए, वर्जन मिसमैच नहीं होना चाहिए, सब डॉक्यूमेंटेड रहता है इंडस्ट्री के लेवल पे। डिफरेंट वर्जन में हमें इशू आ सकते हैं ये, तो हमें वर्जन का भी ध्यान रखना है। ये तो सब हमें हमारे पास में क्या रहेंगे, इससे रिलेटेड जो भी है हमारे पास में प्लगइन्स अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर गिट के अंदर, सॉरी जेनकिन के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो, जब जेनकिन का इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये सब चीज़ें जो है प्लगइन हम लोग यहाँ पर डालते हैं ही। तो इंडस्ट्री के लेवल पे बेसिकली ये सब काम करने के लिए, सेटअप करने के लिए डेवऑप्स टीम होती है। डेवऑप्स के बंदे होते हैं जो ये सब काम करते हैं, सेटअप करने का हाई लेवल ही। बट एज ए डेवलपर हमें क्या करना पड़ता है कि इस जेनकिन के जॉब को जो है वो रन करना पड़ता है। कोई भी डेवलपर कर सकता है ये, सबको एक्सेसिबिलिटी देते हैं सीनियर डेवलपर्स में। बिकॉज क्या होता है कि जब हमारा क्या होगा, जेनकिन का जब बिल्ड बनेगा, बिल्ड होने के बाद में हमारा जो कोड होगा वो डिप्लॉय होगा सर्वर के ऊपर। तो जेनकिन के थ्रू भी हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, जॉब के थ्रू भी हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। 6, डिप्लॉय द बिल्ड ओवर सर्वर। तो यहाँ पर क्या है कि मेरा जो यहाँ पर बिल्ड है वो सर्वर पे क्या होगा, यहाँ पर ये डिप्लॉय होगा मेरा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर एक सर्वर ले लो, टॉम कैट। तो टॉमकेट पर हमारा क्या होगा, जो बिल्ड है, जो हमारा जार वॉर फाइल क्रिएट हुआ है, वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये डिप्लॉय होगा ये हमारा ये सर्वर के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलरली हमारे पास में जो सर्वर है, तो एक ही सर्वर नहीं होता है, ये सर्वर के अलग अलग होते हैं हमारे पास में। तो हमारा एक ये डेव का सर्वर अलग होता है, मतलब ये मशीन अलग होती है, क्यूए की अलग होती है। हमारा क्लाइंट साइड भी मशीनें अलग होती है, पॉड की मशीनें होती है यहाँ पर ये। तो ये मशीन तो ज़्यादा ही कॉन्फ़िगरेबल रहेगी, क्योंकि ये तो एक्चुअल में जहाँ पर प्रोजेक्ट रन होगा, लेकिन एज ए बिजनेस हमें जो हमारे एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, डेवलप करना है, तो वो क्या होती है, इस एनवायरनमेंट में होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है रेगुलरली, हमें क्या करना पड़ता है कि हमारा एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ तो ठीक है, लोकल में वर्क कर रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट में भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारे पास में क्या होते हैं, हर एनवायरनमेंट के अलग अलग क्या होते हैं, हमारे पास में सर्वर होते हैं हर एनवायरनमेंट के। हर एनवायरनमेंट के हमारे पास में क्या होंगे, अलग अलग जो है वो सर्वर होंगे। अब यही सब प्रोसेस है इंडस्ट्री के अंदर, जो एक्सपीरियंस के साथ में क्या प्रोसेस बढ़ जाता है। काम तो सेम ही रहता है डेवलपर्स का, लेकिन ये सब प्रोसेस जो है ये सब हमारे पास में आते ही हैं। तो अब मान लो कि ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग सर्वर है। अब हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं वाइल्ड फ्लाई।
तो ये हमारे पास में डेव एनवायरनमेंट में ये वाला सर्वर यूज कर रहे हैं, क्यूए एनवायरनमेंट में ये वाला सर्वर यूज कर रहे हैं, यूएटी एनवायरनमेंट में ये वाला सर्वर यूज कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन का सर्वर है कुछ इस टाइप का है, वाइल्ड फ्लाई। ये अपाचे का दिए हुए हैं, और ये वाइल्ड फ्लाई जो है ये, आई थिंक ओरेकल कंपनी का ही है। तो यहाँ पर क्या है कि ये अलग अलग हमारे पास में क्या है, ये सर्वर है। सर्वर भी स्पेशल काइंड ऑफ प्रोग्राम है जो हमारे एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो लाइव हमारा एप्लीकेशन होगा उसके अंदर हाई लेवल सर्वर चाहिए हमें, हाईली कॉन्फ़िगरेबल। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारे जो एप्लीकेशन है ये डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो डिप्लॉय होते हैं। हमें क्या होता है कि एनवायरनमेंट के लिए हमें जॉब क्रिएट करना पड़ती है। तो हमारा जो सेम बिल्ड है वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, अलग अलग जगह पे होगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, जॉब क्रिएट करना पड़ता है, तो वो यहाँ पर डिप्लॉय कर देता है ये। और हर एनवायरनमेंट का अपना अपना डेटाबेस भी होता है यहाँ पर ये। तो पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या है कि हमें ये दो एनवायरनमेंट जो है ये एज ए इंडस्ट्री के अंदर, तो ये फ्रिक्वेंटली हमें यहाँ पर क्या एज ए डेवलपर हमें भी डिप्लॉय करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो हमें डेवऑप्स टीम क्या देती है कि जेनकिन का एक्सेस देती है। तो हमें उसका जॉब रन करना पड़ता है ताकि हम हमारे कोड को भी टेस्ट कर सकें और क्यूए की टेस्टिंग के लिए भी हम लोग अवेलेबल करवा सकें। तो हमें जेनकिन का नॉलेज होना ज़रूरी होता है ये। इंटरव्यू में पूछा भी जाता है यहाँ पर ये कि जेनकिन यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हो, कोई जॉब राइट किया है क्या, इंडस्ट्री में क्या करते हो, या तुम्हारा डिप्लॉयमेंट कैसे होता है डेली बेसिस पे, तुम्हारा कोड कैसे मिलता है एज ए क्यूए टीम को या क्लाइंट को। तो क्लाइंट को तो हम लोग रिलीज प्रोसेस में देते हैं, लाइक हमारा क्वार्टरली होता है, एवरी 3 मंथ में या एवरी मंथ में। तो हम लोग रिलीज में देते हैं, यहाँ पर हमारा एक रिलीज गया, सेकेंड रिलीज गया, तो क्लाइंट को इस तरीके से मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा स्प्रिंट वाइज जो हम लोग काम करते हैं यहाँ पर ये, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, तो हमारा जो डेली बेसिस पे जो हमारे पास में हम जो डिप्लॉयमेंट करते हैं यहाँ पर ये, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर विथ इन स्प्रिंट डे वाइज जो भी हम कर रहे हैं वो यहाँ पर करते हैं ये। तो यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं ये, तो हमको उसको एनवायरनमेंट में भी पहुँचाना रहता है यहाँ पर ये। फिर क्यूए टीम हमारी जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम रहती है वो भी टेस्टिंग करती है। तो अभी हमने क्या करा कि कोई लेटेस्ट कोड को यहाँ पर पुश किया, अब वो क्यूए को अवेलेबल करवाना है इमीडिएटली। तो उसको जनकिन का जॉब क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वो वहाँ पर क्या होगा, सर्वर स्टॉप होगा, देन फिर से स्टार्ट होगा नए बिल्ड के साथ में। तो ये रेगुलरली क्या है, ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी में करवाना पड़ता है ये। तो इंडस्ट्री में काम करते तो हम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, उसके अंदर होते हैं स्प्रिंट। 2 वीक का स्प्रिंट रहता है, 3 वीक का स्प्रिंट रहता है। तो जब हमें काम मिलता है स्प्रिंट स्टार्टिंग में तब तो ठीक है, लेकिन जैसे स्प्रिंट एंड होने वाला रहता है तो बहुत रेग्रेसिवली क्या होती है कि टेस्टिंग चलती है, क्योंकि स्प्रिंट एंड होने वाला रहता है, हमारी डेडलाइन जब पास में रहती है, तो हमें फ्रिक्वेंटली डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो जेनकिन एज ए डेवलपर जेनकिन आना बहुत ज़रूरी है ये, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये। तो ये यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में बार बार क्या है कि हमारा सर्वर स्टार्ट होगा, डिप्लॉयमेंट करेंगे, बार बार हमारा क्या होगा यहाँ पर ये सर्वर स्टार्ट होगा ही। तो सर्वर स्टार्ट होगा और हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा ये। जब हम हमारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे तो हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो हमें कुछ चीज़ें इनिशियलाइज हो जाए, या कुछ चीज़ें हमें पता चल जाए कि हमारा एप्लीकेशन प्रॉपरली स्टार्ट हुआ है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, रनर का यूज़ करते हैं। तो मैंने एक इंडस्ट्री का एक प्रोसेस ही बताया है मैंने ये। अब इस प्रोसेस के अंदर जेनकिन एक टूल आया है, गीट एक टूल आया है, मेवन एक टूल आया है, इसको हमको बहुत डीपली देखना पड़ेगा एज ए डेवलपर।
तो ये तो ठीक है, ये आर्किट इस तरीके से हम लोग डिप्लॉय करते हैं तो ये तो ठीक है फॉर मोनोलिथिक टाइप एप्लीकेशन। लेकिन जब हमारे पास में माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन होते हैं, तो माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन में हमें हर मॉड्यूल के लिए अलग अलग रिपोजिटरी क्रिएट करना है। अभी यहाँ पर क्या है, सारा के सारा कोड एक ही रिपोजिटरी में, लेकिन माइक्रो सर्विसेज में अलग अलग रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़ती है और उसके लिए अलग अलग जनकिन हमें सेटअप करना पड़ते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी हमें क्या बनाना पड़ती है, पाइपलाइन बनाना पड़ती है डिप्लॉयमेंट के लिए, तो थोड़ा सा वहाँ पर प्रोसेस क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन में यदि हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो हमें बहुत सारे सर्वर यहाँ पर लेने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो उस केस में हमें अलग अलग सर्विस परचेस नहीं करना पड़े माइक्रो सर्विसेज से केस में। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, क्यूए एनवायरनमेंट, यूएटी एनवायरनमेंट, तो ज़्यादा मशीनें परचेस नहीं करना पड़े क्योंकि सारी एप्लीकेशन अलग अलग मशीनों पे चल रही है यहाँ पर ये। तो हमारा डेवलपमेंट टेस्टिंग वगैरह जो होता है वो पूरा के पूरा जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ डॉकर एंड कुबरनेट की हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ डॉकर और कुबरनेट। तो उसके CI/CD प्रोसेस में डॉकर भी आ जाएगा रोल के अंदर। डॉकर कुबरनेट भी रोल के अंदर आता है जब हम लोग माइक्रो सर्विसेज के केस में काम करते हैं यहाँ पर ही। तो उसके लिए पहले डॉकर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डॉकर पहले इंडिविजुअली कैसे काम करता है, उसके बाद में हम लोग उसको CI/CD के थ्रू देखेंगे तो समझ में आएगा। डायरेक्टली थोड़ा सा ट्रिकी है वो, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि अभी की सिनेरियो में होते हैं, लेकिन माइक्रो सर्विसेज के अंदर थोड़ा सा तरीका डिफरेंट रहता है क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन को सर्वर पर डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं करते, हम एप्लीकेशन के कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए डॉकर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है पहले कि डॉकर कैसे काम करता है ये। तो ये CI/CD प्रोसेस है ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो और कुछ चीज़ें हमें नोटिफाई हो जाए यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर रनर का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर काफ़ी सारे क्या है यहाँ पर ये रनर क्रिएट कर लिए। यहाँ पर ये एक हमारा हो गया ये अलर्ट रनर।